नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं नरेंद्र चौधरी आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मेरे दोस्तों, हमारे इस विशेष एपिसोड की बात करें, इस विशेष सेशन जहां पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, और इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। ए हार्टली वेलकम और सभी को नमस्ते, राम राम। हम बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी, और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर हम जहाँ पे पहुँचे थे वो पार्ट था हमारा अक्षांशीय स्थिति। हम किसकी बात कर रहे थे? राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति का जो पार्ट आ जाता है, राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति थी, इस अक्षांशीय स्थिति के आधार पर जो एग्ज़ाम के अंदर ये हमने पढ़ा था, और इसके बेस के ऊपर एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट पर्सन जो यहाँ से पूछे जाते हैं उनकी हम लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे थे। बस नीचे, बस नीचे, नीचे नीचे, बस। हाँ जी, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और बड़ा प्यारा सा और सुंदर सा सेगमेंट हमारा था। अब देखो, तो यहाँ पर हमने ये लास्ट जो पढ़ा था, एक तो हमने तिरछी किरणें कहाँ होती हैं वो पढ़ लिया था, लंबवत किरणें कहाँ होती हैं, कब गिरती हैं सबसे तिरछी और सबसे लंबवत की बात करें और कहाँ पर क्यों होती है वो हमने पढ़ा था। उसके बाद मेरे भाई हमने ये भी पढ़ा था कि 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है, और इस 21 जून को सबसे बड़ा दिन क्यों होता है उसकी चर्चा की थी, और किसकी वजह से कहाँ कहाँ पर होता है। और एक हमने पढ़ा था कि 22 दिसंबर को राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी रात होती है। क्यों बड़ी रात होती है इसके पीछे रीजन भी पढ़ा था। और उसके बाद में कहाँ पर 22 दिसंबर को बड़ी रात कहाँ होगी, 22 दिसंबर को छोटी रात कहाँ पर होगी, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था। अब यहाँ से एक लास्ट पर्सन जो बचा था वो हमें यहाँ से देखना, और उसके बाद आगे चलते हैं। वो क्या था? मैंने आपसे पूछा था कि बताइएगा भाई कि राजस्थान के अंदर दिन व रात की बात करें, दिन व रात बराबर कब होते हैं? क्या राजस्थान में दिन व रात बराबर कब होते हैं, इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। और आप लोगों का जो जवाब आएगा, पक्की बात है, वो आएगा कि सर ये जवाब होता है 23 सितंबर और 21 मार्च की। सर 21 मार्च और 23 सितंबर को राजस्थान के अंदर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 100% सभी को पता है, लेकिन एग्जामिनर बड़ा समझदार है, उसे पता है कि यदि हम बात करें इस राजस्थान की ज्योग्राफी की, तो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ 2-3 टॉपिक ही ऐसे हैं। एक तो आता है भौतिक प्रदेश, एक सामान्य परिचय, और एक आता है जलवायु, जहां से पर्सन की भाषा किसी भी प्रकार से पूछी जा सकती है, कैसे भी उसको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके पूछा जा सकता है। बाकी यदि हम बात करें, जैसे हम नदियों की बात करेंगे, झीलों की बात करेंगे, पशु संपदा की बात करेंगे, तो जो आंकड़े हैं वैसे की वैसे हैं, कुछ बदलाव नहीं हो सकता। हाँ बेटा राजू जाखड़, करेंगे चर्चा। तो यहां से अब एक छोटा सा पर्सन बना लेते हैं और उसके बाद आगे चलें। यदि मैं यही पूछूं, बताओ 21 मार्च को मेरे पर्सन को अच्छे से समझना, इस पर्सन को अच्छे से समझना, या मैं आगे लिख देता हूं बड़े अक्षरों के अंदर, और जिसने सही जवाब दे दिया दिल खुश हो जाएगा, पर्सन बन गया भाई। बताइएगा 21 मार्च को राजस्थान में, 21 मार्च को राजस्थान में दिन की अवधि की बात करें, दिन की जो अवधि है, अवधि 11 घंटे की है, या मैं कहूं कि 21 मार्च को राजस्थान में दिन की अवधि 13 घंटे की है, 13 घंटे की है। तो रात की अवधि की बात करें, रात की अवधि क्या होगी, रात की अवधि क्या होगी? एक पर्सन बनता है यहां से जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये ऐसा पर्सन है मेरे भाई जो आपके दिल और दिमाग को ऐसा एक बार झंकोर सा देगा कि सर ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या? क्या होगा भाई? 21 मार्च को राजस्थान में दिन की अवधि 12 घंटे है, तो रात की अवधि क्या होगी? क्या इसकी अवधि क्या होगी? ऑप्शन यहां पर मैंने दे दिया, ऑप्शन ए जो मैंने यहां पे दे दिया कि सर 11 घंटे होगी। दूसरा बी ऑप्शन मैंने यहां पे दे दिया कि सर 12 घंटे की रात होगी। तीसरा ऑप्शन मैंने सी ऑप्शन यहां पे दे दिया कि सर 13 घंटे की दिन रात की अवधि होगी। और डी ऑप्शन मैंने दे दिया यहां पर कोई भी नहीं। क्या? कोई भी नहीं। अब बताओ यहां से कि सर कितने घंटे की अवधि होगी? यदि हम 21 मार्च की बात करें, इस 21 मार्च को
राजस्थान में दिन की अवधि 13 घंटे की है। क्या 21 मार्च को दिन की अवधि 13 घंटे की है, तो राजस्थान में रात की अवधि कितने घंटे की होगी? और मेरे भाई कुछ एक बच्चों का जवाब आ रहा है सर ए ज़्यादातर ए का जवाब आ रहा है, कुछ एक ए का भी जवाब दे रहे हैं, कुछ 12 के भी जवाब दे रहे हैं और कुछ एक 13 का। लेकिन अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मेरे भाई सी ऑप्शन होगा। अब जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है ना, पक्की बात है उनकी दिमाग की घंटी बजी है, कहीं ना कहीं चक्कर आने प्रारंभ हो गए कि सर ये क्या घपला है कि आपने यहाँ पे दिन की अवधि भी 13 घंटे की बता दी और रात की अवधि भी, तो टोटल मिला के तो ये तो 26 घंटे हो गए। और हमने तो ये पढ़ा था कि दिन और रात 24 घंटे के होते हैं। क्या? अरे दिन और रात तो 24 घंटे के होते हैं। मेरे भाई यदि आपने ये प्रश्न में इसका 13 का जवाब 13 नहीं दिया तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न फिर ये गलत है। क्या राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है? तो पहले पढ़ चुके हैं कि कब होती है, 21 मार्च और 13 सितंबर को होती है। कब होती है? 21 मार्च और 13 सितंबर को दिन और रात की अवधि होती है। जब हमें पता है तो ही मैं कह रहा हूं कि भाई दिन 13 घंटे का है तो रात भी कितने घंटे की होगी? अरे 13 ही तो घंटे की होगी ना। दिन रात की अवधि बराबर है तो इतना दिन का उतने ही रात का। तो यहां से एक चीज और रखना, सर 21 जून को सबसे छोटी रात भारत में कहां होगी? भारत के सबसे दक्षिणी स्थान पर होगी मेरे भाई, कन्याकुमारी में होगी। अरे बताया था ना 21 जून को सबसे दक्षिणी स्थान पर सबसे छोटा दिन होगा, 21 जून को सबसे उत्तरी स्थान पर सबसे बड़ा दिन होगा बेटा। चलो तो समझ में आ गई बात, यहां से 13 घंटे होगी। सर ऐसा क्यों? तो मेरे भाई एक चीज ये भी समझ लेना कि दिन रात की अवधि 24 घंटे होती है। ये किसने कहा? ये नहीं है भाई, याद रखना। जब हम थोड़ी देर कल की क्लास में पढ़ा था कि दिन रात ध्रुवों के ऊपर तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो मेरे भाई किसी स्थान के ऊपर दिन रात की अवधि 24 घंटे होती है, किसी स्थान पर दिन रात की अवधि उससे ज्यादा होती है, कहीं पर ज्यादा, इस प्रकार से बढ़ती चली जाती है। तो याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों समय दिन और रात की अवधि बराबर होगी। और यह भी ध्यान में रखना कि भाई दिन और रात की अवधि 24 घंटे पर्टिकुलर हो सकती है, ऐसा फिक्स नहीं है। ध्रुवों की बात करें वहां पे तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती, वहां पे तो 24 नहीं। इसका मतलब जो पहले पढ़ते हैं वो लास्ट तक अप्लाई करके चलना है। ये बातें समझ में आ गई होंगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलो जी, अब देखो अगली इस अक्षांशीय स्थिति के आधार पर एक प्रश्न और पूछा जाता है। और वो क्या पूछा जाता है कि बताइएगा राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है? एक यहां से प्रश्न आता है कि बताइएगा राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है? मध्यवर्ती अक्षांश का मतलब मेरे भाई वो अक्षांश जो राजस्थान को बीचों बीच भागों से बांटती है। क्या? बीचों बीच भागों, 2 भागों में बांटती है। और राजस्थान की मध्यवर्ती जो अक्षांश आती है इसका नाम आ जाता है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या नाम है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश है। और ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के 6 जिलों से होकर के गुजरती है। 6 जिले कौन से हैं? जैसलमेर, नागौर की बात की जाती है, जैसलमेर, नागौर, जैसलमेर हो जाएगा, सॉरी उसके बाद जोधपुर हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, उसके बाद जयपुर, दौसा और भरतपुर यहां से होकर के गुजरती है। तो 6 जिलों से गुजरती है। एक जिले का नाम आ जाता है जैसलमेर, एक जिले का नाम आ जाता है जोधपुर, एक जिले का नाम आ जाता है नागौर, एक जिले का नाम आ जाता है यहां पर है जयपुर, एक जिले का नाम आ जाता है दौसा और एक जिले का नाम आ जाता है भरतपुर। तो राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश की बात करें इसका मान क्या हो जाएगा? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर के गुजरती है। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो जी, ये हो गई बात। और इसके बाद में एक प्रश्न यहां से और बनता है। और वो क्या बनता है? वो ये बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से, प्रश्न क्या बनता है? राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश की बात की जाती है कि सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश कौन सी आती है मेरे भाई? उसका नाम आ जाता है
25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान में सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश कौन सी है? तो आपका जवाब हो जाएगा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें, ये राजस्थान के 10 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से होकर के गुजरती है? 10 जिलों से होकर के गुजरती है। सर ये 10 जिले कौन कौन से आ जाते हैं? तो यहां पर एक जिला इस प्रकार से होकर के गुजरती है भाई। एक जिला तो यहां पर आ जाएगा बाड़मेर की बात की जाती है। एक तो कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। अरे यार, एक तो हो जाएगा बाड़मेर। इस बाड़मेर के बाद आगे कहां से आती है? जालोर की बात करें, उसके बाद कौन सा जिला आ जाता है? जालोर। बाड़मेर, जालोर, उसके बाद आगे चले भाई, और कर दो ना, उसके बाद आगे जिला आ जाता है कौन सा? सिरोही। एक जिला आ जाता है सिरोही। तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही। उस सिरोही के बाद कहां से मेरे भाई? ये पाली का पार्ट आता है। कहां से गुजरती है? पाली। बाड़मेर, जिलोही, सिरोही, पाली। उस पाली के बाद में ये कहां पर आ जाती है? राजसमंद। कहां पर आती है मेरे भाई? राजसमंद के अंदर आ जाती है। जवाब क्या हो जाएगा? राजसमंद। राजसमंद के बाद यदि हम बात करें, ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इधर आ जाता है, भीलवाड़ा, और इधर आ जाता है चित्तौड़गढ़। इधर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में आगे चलें तो एक आ जाएगा यहां पर बूंदी की बात की जाती है। एक कौन सा हो जाएगा? बूंदी। एक यहां पर हो जाता है कोटा, और एक यहां पर हो जाता है बारा। इन 10 जिलों से होकर के गुजरते। तो पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है? तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यदि ऐसा पूछा जाए क्या मेरे भाई कि राजस्थान में सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश कौन सी है? तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कि राजस्थान के 10 जिलों से होकर के गुजरती है। हो गई बात यहां से क्लियर। उसके बाद देखो आगे चलते हैं भाई। क्या? उसके बाद आगे चले तो ये तो अपनी बात हो गई किसके ऊपर? अक्षांशों के आधार पर। अब आगे सुनना, हम बात करते हैं, आगे आ जाता है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं। अब किसकी बात आती है? राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। और मेरे भाई कोशिश करना, एक बार लिखने की कम कोशिश करना। मैं आपको समय दे दूंगा 1 मिनट का, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन एक बार इसको सुनना। ऐसा क्यों है सर? ऐसा मेरे भाई इसलिए है क्योंकि यहां से समय कैलकुलेशन की बात की जाती है। क्या इसको हटा दो? समय कैलकुलेशन की यहां पर बात की जाती है, और समय की गणना से संबंधित बहुत बार प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। इस देशांतरीय स्थिति के आधार पर क्या क्या प्रश्न होंगे? सबसे पहले यदि पूछा जाए कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति यही पूछ लिया जाता है। तो यदि हम इसकी बात करें तो जैसे ये राजस्थान था, और जब हमने शुरुआत में पढ़ा तो इस राजस्थान के एक देशांतर तो होगी, जो इस राजस्थान की कहां की बात करें? पश्चिमी किनारे को छूकर गुजरेगी। और एक देशांतर होगी भाई जो इस राजस्थान के पूर्वी किनारे को छू करके गुजरेगी, और ये हो जाएगी यहां से राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। इसकी बात करें, इसका मान है 69 डिग्री 30 मिनट, और इसका मान है 78 डिग्री 17 मिनट। और ये कौन सी देशांतर है? पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या हो जाएगी भाई? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। एक बात। दूसरा यदि हम बात करें यहां से, क्या दूसरा यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि बताइए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार कह सकते हैं, देशांतरीय फैलाव कह सकते हैं कि कितना है। तो भाई इसका जवाब क्या हो गया सर? इसका जवाब ये है कि राजस्थान इस देशांतर से और इस देशांतर के बीच में है, और इसके बीच में जितनी भी देशांतर खींची जाएंगी उन सब के अंदर इस राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आता है। तो इस देशांतर से इस देशांतर के बीच में जितनी भी देशांतर हैं उन सब के अंदर क्या है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो सर कैसे निकालें? तो भाई बड़े में से छोटा घटा दें, तो 78 डिग्री 17 मिनट में से
69 डिग्री और हम 30 मिनट घटा देते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना हमेशा, क्या ये हमेशा ध्यान में रखना कि भाई समान इकाई से समान इकाई घटता है, हमेशा समान से समान इकाई ही डिडक्ट होता है, घटता है। जैसे यहाँ पर मिनट हैं तो मिनट में से मिनट ही घटेगा, डिग्री है तो डिग्री में से डिग्री ही घटेगी, इसके अलावा नहीं। अब तो 17 में से 30 जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो यहाँ से एक उधारी ली जाती है, डिग्री ली जाती है। और इस याद रखना 1 डिग्री के बराबर 60 मिनट होती हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इस 78 ने 1 डिग्री उधारी दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 मिनट दी। और 60 दी तो यहाँ पर कितना हो गया भाई? 47। कितना हो गया? 77 हो गया। 77 में से 30 गया तो कितना हो गया? 47। कितना हो गया? 47। और अब यहाँ पे 77 में से 69 गए तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा यहाँ से बता दो? कितना हो जाएगा? 8 डिग्री। तो इसका मतलब है कितना विस्तार हो जाएगा? तो 8 डिग्री और 47 मिनट, ये राजस्थान का देशांतर, ये विस्तार आता है। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना जो एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्या पूछा जाता है कि बताओ राजस्थान के अंदर एक ही जिले से गुजरने वाली देशांतर। तो मेरे भाई 69 डिग्री 30 मिनट ये किस जिले को छू करके गुजरती है? जैसलमेर को छू करके गुजरती है, ये भी ध्यान में रखना। और 78 डिग्री 17 मिनट की बात करें, ये किसको छू करके गुजरती है? धौलपुर को छू करके गुजरती है। तो सामान्यतः 78 डिग्री जो होगी वो धौलपुर से होकर के गुजरेगी, और सामान्यतः 69, 30 या 70 डिग्री देशांतर होगी वो जैसलमेर से होकर के गुजरेगी। ये भी प्रश्न आता है, और पक्की बात है यदि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा कि सर बताइए ना, एक ही जिले से होकर के गुजरने वाली देशांतर। तो मेरे भाई इसके बाद 69, 30 के बाद 70 आएगी। और 70 कहां से गुजरती है? जैसलमेर से। और 78 कहां से गुजरती है? धौलपुर से गुजरती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हो जाए इसका भी स्क्रीनशॉट। अब इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। तो 2 बातें तो आपने पढ़ी। अब आगे कान, आंख, खान, दिमाग सब कुछ खोल लेना। क्या? कान, आंख, दिमाग सब कुछ खोल लेना, क्योंकि आगे वाला जो पार्ट है ऐसा आ रहा है, यदि एक बार समझ में आ गया तो पक्की बात है जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। लेकिन समझ में नहीं आया तो इसके बाद देखना फिर समझ में भी नहीं आएगा। मेरे भाई बड़ा टिपिकल पार्ट है, टिपिकल है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है। क्या है प्रश्न? देखो अगला यहां से आ जाता है, और वो किसके साथ? आपको मैं 2 बातें पूछूंगा, 2 तो आती हैं, और उन्हीं 2 पे अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे। सर ऐसा क्या है? तो आपको आता क्या है? वो आपको ये आता है कि बताओ राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है? सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है? तो आप लोगों का जवाब क्या होता है? सर धौलपुर। अरे सर ये तो रटा हुआ है, 6ठी कक्षा के बच्चों को पूछोगे ना तो भी बता देंगे कि धौलपुर है ना, ये यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। ये भी आपको पता होगा क्या कि जो चीज पहले आएगी वो पहले जाती है। तो सबसे पहले सूर्य उदय हुआ, तो सबसे पहले सूर्य अस्त की बात करें, ये भी कहां होता है? धौलपुर में। और एक प्रश्न जो आपको आता है कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय की बात करें, सबसे बाद में सूर्य उदय कहां होता है? तो आपका जवाब क्या होता है? जैसलमेर। यह भी आपको पता कि सबसे बाद में सूर्य अस्त कहां होता है? तो ये भी पता है जैसलमेर। ये 2 बातें तो आपको आती थी। सर सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर के अंदर होता है, सर सबसे बाद में सूर्य उदय जैसलमेर में होता है। सर ये तो बच्चों को पता है। अरे पता है। सर सबसे पहले सूर्य अस्त कहां होता है? धौलपुर के अंदर। अरे सबसे बाद में सूर्य अस्त कहां होता है? सर जैसलमेर के अंदर। सर ये तो पता था। इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है मेरे भाई, वो खास ये है कि आपने बोला है, क्या बोला कि सर सबसे पहले ये राजस्थान है। आपने बोला कि सर ये राजस्थान है, और सबसे पहले सूर्य उदय वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। और उसके बाद में कहां? जैसलमेर। इसका मतलब पहले और बाद में कुछ ना कुछ तो समय का अंतराल होगा। क्या? कुछ ना कुछ तो समय का अंतराल होगा, और वो समय का अंतराल ही पूछते हैं कि बताओ। यहीं से प्रश्न बनता है कि इन दोनों के मध्य सूर्य उदय में अंतराल क्या है? तो क्या पूछा जाता है? सुनो प्रश्न जो आता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिखा जाता है कि बताओ राजस्थान के, किसकी बात करें? राजस्थान के पूर्वी किनारे से, राजस्थान के पूर्वी किनारे से
पश्चिमी किनारे के मध्य, पश्चिमी किनारे के मध्य सूर्य के मध्य सूर्य उदय में अंतराल, सूर्य उदय में अंतराल की बात की जाती है। भाई यही प्रश्न पूछा जाता है और अभी तो इसके बाद कंफ्यूजन होगा। अरे अभी तो इसके बाद और भी कंफ्यूजन होगा और वो कंफ्यूजन नहीं, आपके दिमाग की बत्ती जलाई जाएगी। सर प्रश्न आपने तो कहा था कि पहले सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर में, और आपने कहा कहाँ सबसे बाद में कहाँ होता है, जैसलमेर में। धौलपुर कहाँ पर है, राजस्थान के पूर्वी किनारे पे। अरे जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान के पश्चिमी किनारे पर। तो मैंने तो उसी को अपनी भाषा में बदला है कि बताइएगा राजस्थान के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे के मध्य सूर्य उदय में अंतराल कितना है। तो सर इसका जवाब तो बड़ा सिंपल सा ही है। अरे सर क्या बच्चों वाले प्रश्न पूछ रहे हो। अरे भाई सर इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है राजस्थान का पूर्वी किनारा, ये पश्चिमी किनारा, यहां पर होगा अपना सूर्य। तो यहां पर जितने बजे भी सूर्य उगेगा उसको इस पश्चिमी किनारे तक आने के लिए इतनी दूर चल के आना होगा, पश्चिमी किनारे पे आने के लिए इतनी दूर चल के आना होगा। तो मेरे भाई इस सूर्य को यहां से चलकर आने तक कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो ये तो आपको पता ही होगा कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 869 किलोमीटर। ये भी पता हो जाएगा कि सूर्य को यहां से यहां तक चलकर आने के लिए कितनी देशांतर पार करनी पड़ी। तो जवाब हो जाएगा सर 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री और 47 मिनट। क्योंकि यहां से यहां तक चलने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए दूरी तय कितनी करनी पड़ेगी, 869, और यहां से यहां तक जाने के लिए कितनी देशांतर पार करनी पड़ेंगी, जितने में विस्तार है उतना ही तो पार करना पड़ेगा, 8 डिग्री 47 मिनट। याद रखना सूर्य की बात करें, इस सूर्य को एक देशांतर से, ये एक है और ये 2 है, सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहां पर तो सूर्य यहां से यहां तक आने के लिए कितनी देशांतर पार की, 847। एक को पार करने में 4 मिनट लगेगी, तो 8 डिग्री 47 को पार करने में कितना समय लगेगा, गुना कर दूं 4 मिनट से, कर दे गुना भाई 4 मिनट से। बस देखो 7 चौक 28, डिग्री को गुना करते हैं तो मिनट को गुना करते हैं तो सेकंड आती हैं, और डिग्री को गुना करेंगे तो मिनट आ जाएंगी। तो 7 चौक 28 कितने गई हासिल की, 2, 4 चौक 16 और 2 18, 188 सेकंड, और 8 चौक 32। सर 32 मिनट और 188 सेकंड लगेंगी। लेकिन मेरे भाई ये भी ध्यान में रखना 60 सेकंड होते ही 1 मिनट हो जाती है, तो यहां से 3 मिनट और 8 सेकंड और निकल जाती हैं। ये 3 मिनट यहां जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 मिनट और 8 सेकंड। तो यहां पे जवाब क्या हो जाएगा भाई, 35 मिनट और 8 सेकंड का जवाब हो जाएगा। सर सूर्य को पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे तक आने में लगभग कितना समय लगता है, तो सर 35 मिनट 8 सेकंड, या यहां से ऑप्शन आ जाए लगभग 35 या लगभग 36। तो कितना करना है, लगभग 36 मिनट। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। एग्जैक्ट आएगा तो 35 मिनट 8 सेकंड, और लगभग आएगा तो मेरे भाई 100% क्या होगा, लगभग 36 मिनट की बात यहां पर की जाती है। अरे सर ये तो आता था ना। तो अब सुनो, ये दिमाग की बत्ती खोल देगा ये पर्सन क्या, और सबको जवाब देना है क्या, सबको जवाब देना है। और जो जवाब देगा, जो उन्होंने पहले जवाब देगा, पक्की बात है उसका नाम मैं यहां पे ले लूंगा। देखो पर्सन क्या है, मेरा पर्सन ये है कि बताओ धौलपुर, मेरा क्वेश्चन क्या है, बताओ धौलपुर व जैसलमेर के मध्य, धौलपुर व जैसलमेर के मध्य सूर्य उदय में अंतराल। ये मेरा प्रश्न यहां पर आ जाता है। अंतराल की बात करें, क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर व धौलपुर के मध्य सूर्य उदय में अंतराल कितना है। अरे पूर्व से पश्चिम का पता लग गया। अगला प्रश्न क्या है, वो है कि धौलपुर व जैसलमेर के मध्य सूर्य उदय में अंतराल कितना है। दे दो ऑप्शन यहां पर। पहला ऑप्शन अरे लगभग 36 मिनट, दूसरा है लगभग 26 मिनट, तीसरा है लगभग 46 मिनट,
और चौथा है भाई कोई नहीं। कोई नहीं। बता दो यहां से कि धौलपुर और जैसलमेर के मध्य सूर्य उदय में अंतराल कितना है, और लगभग 36 मिनट, लगभग 26 मिनट या लगभग 46 मिनट। और मेरे भाई जो देख रहा हूं ना वो बड़ा शॉकिंग है, और लगभग लगभग सबके जवाब 90% के जवाब क्या आ रहे हैं सर, 36 मिनट आ रहे हैं। क्या सर 36 मिनट आ रहे हैं। मजा आ गया प्रश्न का जवाब देख कर। क्या क्या प्रश्न का जवाब सुन करके और देख के मजा आ गया कि लगभग लगभग क्या आ रहा है, 36 मिनट आ रहा है। लगभग लगभग क्या, कुछ एक बच्चे आ रहे हैं जैसे नेहा सोनी ने कहा है 26, और कमलेश शर्मा ने 26, योगेंद्र सारागारा ने 26 बोला है, बाकी लगभग लगभग 36 मिनट आ रहे हैं। सर ये क्या गड़बड़ कर दी। अरे भाई इतना आसान प्रश्न होता तो या मैं या आरपीएससी वाला पागल थोड़ी है कि वो सीधा सीधा देता। अरे 2 प्रश्न है, पूर्व से पश्चिमी किनारे के और धौलपुर और जैसलमेर के मध्य यदि भाषा एक होती तो क्या अलग अलग प्रश्न बनते ना। प्रश्न तो भाषा ही अलग अलग है। सर ये क्या कहानी है, कहानी सुनना। पहला प्रश्न क्या था, इस राजस्थान के पश्चिमी किनारा और राजस्थान के पूर्वी किनारे से मध्य सूर्य उदय में समय का अंतराल कितना है। अरे ये प्रश्न क्या है, धौलपुर और जैसलमेर के मध्य सूर्य उदय में अंतराल कितना है। अब मैं यहां से आप लोगों से कुछ बातें पूछ रहा हूं और मुझे उम्मीद है उसका जवाब आप दे दोगे। इस धौलपुर के अंदर, ये अपना धौलपुर है, इस धौलपुर की बात करें, ये धौलपुर का है पूर्वी किनारा और इसको मैंने नाम दे दिया ए। ये है धौलपुर का पश्चिमी किनारा और इसको मैंने नाम दे दिया बी। अब ये है जैसलमेर और इस जैसलमेर का ये आ जाता है पूर्वी किनारा जिसको मैंने नाम दे दिया ए, और इधर आ जाता है पश्चिमी किनारा। आपसे पूछा जाए कि सर बता दो धौलपुर के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय कब होगा, सूर्य ए पर आएगा तब या बी पे आएगा तब, तो आपका जवाब ये होगा सर ए पे आएगा, क्योंकि पूर्व में आते यहां पर सूर्य आ गया तो पूरे धौलपुर में क्या हो गया, उदय। अरे यहां पर आते पूरे राजस्थान में मान लेते हैं तो धौलपुर में पूर्वी किनारे पे मानेंगे। उसी प्रकार से इस जैसलमेर के अंदर भी यदि इस पूर्वी किनारे पे सूर्य आ जाएगा तो हम लोग क्या मान लेंगे कि सर क्या हो गया, सूर्य उदय। तो भाई पहला प्रश्न था राजस्थान के पूर्वी किनारे से राजस्थान के पश्चिमी किनारे का। अब प्रश्न है धौलपुर, तो धौलपुर में सूर्य उदय इस ए बिंदु पर सूर्य आएगा तब होगा, और यहां से कब कहां का पूछा है, जैसलमेर का, और जैसलमेर के अंदर भी इस ए बिंदु पर आ जाएगा तो जैसलमेर के अंदर सूर्य उदय हो जाएगा। तो मैंने तो इस अंतराल का प्रश्न पूछा है और आप लोग जवाब क्या दे रहे थे, इससे लेकर के और इसका। अब खुली आंखें, हाँ अब खुला। कुछ एक तो बड़े चकरा गए हैं सर ये क्या कहानी है। अरे यही तो कहानी है भाई, धौलपुर का पूछा तो धौलपुर का जवाब देना है, जैसलमेर का पूछा तो जैसलमेर का जवाब देना है, और इसकी बात करें तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अरे 26 मिनट। और भाई इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अरे ये डाक विभाग का प्रश्न था, क्या डाक विभाग का प्रश्न था, और एग्जामिनर ऐसे प्रश्न घुमाता है, और जब घुमाता है तो गड़बड़ हो जाती है, तभी तो गड़बड़ होती है, तभी तो गड़बड़ होती है। चीजों को समझना। धौलपुर और जैसलमेर की बात करें तो पूरी से पूर्वी किनारे की बात की जाएगी, या पश्चिम से बात करें तो इस किनारे से इस किनारे की बात की जाएगी, पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे की बात करें तो यहां से लेकर के और यहां तक की बात की जाएगी। क्लियर हो गई बातें। हाँ जी, सभी के तोते उड़ा दिए, तोते नहीं उड़े भाई, दिमाग की चक्री घूमी है, और पक्की बात है अब नहीं भूलोगे। इसका मतलब है एग्जामिनर ने किस कॉन्सेप्ट के साथ हमारे सामने प्रश्न दिया है हमें वो समझना पड़ेगा। और राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान के इतिहास की, राजस्थान की कल्चर की, तो मेरे भाई लाइनें फिक्स हैं। हम बात करेंगे राजस्थान की इकोनॉमिक्स की, जैसे हम बात करें नदियों की, तो लाइनें फिक्स हैं। यही तो प्रश्न ऐसा है जहां पे कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, नोट्स भी समझने पड़ेंगे, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, और क्या हमें उसकी कॉन्सेप्ट भी समझनी पड़ेंगे। क्लियर हो गया बातें। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलो सर, आगे क्या पढ़ें, एक बात और यहां से पढ़नी है, वो क्या, अब दोबारा सुनना, एक बार पेन रोक दो और दिमाग और दिल को चलाना है। पेन को रोक दो और दिमाग और दिल को चलाना है, और वो क्या सर, वो आ जाती है समय की गणना।
किसकी बात की जाती है? समय की गणना। और मेरे भाई, चाहे आप राजस्थान के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात दे रहे होंगे, राजस्थान के दे रहे होंगे, या किसी दूसरे स्टेट की बात करें, यूपीएससी की बात करें, किसी भी स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, हर एग्जाम के अंदर समय की गणना की जाती है। पहले सुनना, समय की सर गणना कैसे होती है? तो ये अपना जो ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर मैं दिखा रहा हूं आपको बातें। ये अपना ग्लोब है, इस ग्लोब के बीचों बीच जो एक ये अपना ग्लोब है, या कहें कि अपना विश्व का मैप मान लो या मानचित्र है, इसके बीचों बीच जो सबसे बीचों बीच जो देशांतर आती है, इसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर। अगली बात सुनना यहां से, वो क्या? इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाने पर, इसके पूर्व में जाने पर क्या होगा? समय बढ़ता है। समय क्या होगा? बढ़ता है। सर कैसे बढ़ता है? वो एग्जाम्पल भी बताता हूं। इसी 0 डिग्री देशांतर के यदि हम किधर जाते हैं? पश्चिम में जाते हैं, तो सर पश्चिम में क्या होगा? तो याद रखना, पश्चिम के अंदर समय घटता है। सर कैसे घटता है वो भी बताते हैं। मान के चलो इस 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं। इस 0 डिग्री पर कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। एक बात और याद रखना, इस 0 के बाद इधर ये भाग हमने कौन सा पढ़ा था? पूर्वी गोलार्ध। 0 के इधर वाला पार्ट कौन सा था? पूर्वी गोलार्ध। और इस पूर्वी गोलार्ध के अंदर देशांतर खींची हुई थी। इन देशांतरों को हमने क्या कहा था? पूर्वी देशांतर, यही तो कहा था। इसी 0 डिग्री के इधर वाला पार्ट, इसको हमने क्या कहा था? पश्चिमी गोलार्ध। और इस पश्चिमी गोलार्ध के अंदर भी, इधर भी क्या खींची हुई भाई? देशांतर खींची हुई थी। और इन देशांतरों को हमने क्या कहा? अरे भाई कहा था पश्चिमी देशांतर। आई बात समझ में? सर पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अब ये मान के चलो भाई कैलाश, ये मान के चलो कि यदि 0 डिग्री पर 12 बजे हैं, और ये भी ध्यान में रखना, इस 0 के बाद इधर देशांतर होगी 1 2 3 4 5, इस प्रकार से मान बढ़ता है पूर्व की ओर। पश्चिम की ओर बात करें तो इधर भी 0 के बाद तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से बढ़ेगा। ये कुछ चीजें ऐसी जो माननी पड़ेंगी, कुछ चीजें ऐसी जो होती हैं। तो याद रखना, 0 के पश्चिम में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से देशांतर बढ़ती हैं। और इधर जाएंगे तो भी क्या मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 देशांतरें बढ़ती हैं। यदि 0 पर हमने 12 माना तो सर इस 1 डिग्री देशांतर पर कितना समय हो जाएगा? इस पर होगा 12:04, क्योंकि समय बढ़ा है। और याद रखना, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य कितना अंतराल होता है? 4 मिनट का। तो पूर्व में जाने पे समय का अंतराल होगा, तो 1 डिग्री देशांतर पर कितना हो जाएगा? 12:04। 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना हो जाएगा? 12:08। 3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12:12, 4 डिग्री पर 12:16। पूर्व की ओर बढ़ता है। उसके बाद पश्चिम में आए तो समय घटता है, और हर एक देशांतर के बाद 4 मिनट घटता है। ये तो पता होगा ही, हर के बाद 4 मिनट घटता है। इधर आएंगे तो इस 1 डिग्री पर क्या हो जाएगा? 11:56, क्योंकि समय घटता है तो 12 में से 4 कम हो जाएंगे। इधर आएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 11:52। 3 पे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11:48। ये चीजें ध्यान में रखना। सुनना दोबारा से क्या कि भाई इस ग्लोब के ऊपर या इस विश्व के मानचित्र की यदि हम बात करें, इसके ऊपर किसी भी देशांतर से पूर्व की ओर जाएंगे, किसी भी देशांतर के पूर्व की ओर जाएंगे तो हर एक देशांतर के बाद 4-4 मिनट का समय बढ़ता चला जाएगा। और किसी भी देशांतर के पश्चिम की ओर आएंगे तो 4-4 मिनट का समय घटता चला जाता है। ये भी ध्यान में रखना। क्या भाई? तो यदि मैंने 0 पर 12 माना तो 0 के बाद इधर पूर्व में 1 आएगी तो वहां पर 4 मिनट बढ़ जाएंगी, 12:04। 2 पे 8 मिनट बढ़ जाएंगी, 3 पे 12, 4 पे 16। और उसी प्रकार से पश्चिम में जाते हैं तो कहा कि हर देशांतर के बाद 4 मिनट घटती हैं। तो भाई 1 के ऊपर 11:56, 2 पे 11:52, 3 पे 11:48 हो जाएंगी। ये तो आपको पता होगा।
और ये आपको याद रखना, हर बार काम आएगा कि किसी भी देशांतर के, लिख देता हूं मैं यहां पर क्या, किसी भी देशांतर के, क्या लिखा मैंने यहां पर, किसी भी देशांतर के पूर्व में जाने पर, पूर्व में जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ती हैं। किसी भी देशांतर के पूर्व में जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ जाती हैं। और एक मैंने क्या लिखा, ये लिखा भाई कि किसी भी देशांतर के, किसी भी देशांतर के पश्चिम में जाने पर, पश्चिम में जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट घटती हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना, ये काम आएगी, ये काम आएंगी। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट, ये समय की गणना के काम में आएंगी। और आगे क्या है ये तो अभी पढ़ना बाकी है, ये तो सिर्फ बेसिक सी बात आई है। और यही एक ऐसा पार्ट है जो बड़ा कंफ्यूजन करता है। क्या कंफ्यूजन करता है, एक बार समझ लोगे तो मजा आ जाएगा, और नहीं समझ में आ जाना तो 4 मिनट बढ़ना घटना बड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो लाइन रुट लेना, किसी भी देशांतर के पूर्व में हर देशांतर के बाद 4 मिनट बढ़ती हैं, और किसी भी देशांतर के पश्चिम में हर देशांतर के बाद 4 मिनट घटती चली जाती हैं। हो जाए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। हाँ जी, वेरी गुड भाई, हाँ राकेश गुजर सही कहा भाई। अब देखो अगला क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है वो सुनना। पहले मैं पर्सन लिखता हूं और फिर उसकी बेसिक सी बातें सुनेंगे। एक बार सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया, क्या सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन क्या था कि घोटारू, क्वेश्चन क्या था सुनना, घोटारू जो कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश व किसकी बात करें हम लोग, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ये कहा यदि राजस्थान में मानक समय के अनुसार शाम के 4 बजे हैं तो यहां का समय होगा। बड़ा तगड़ा प्रश्न था। क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, प्रश्न यह आया था सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में कि सर घोटारू, किसी स्थान का नाम दे दिया। ये जो घोटारू है जो कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यदि राजस्थान में मानक समय के अनुसार शाम के 4 बजे हैं तो यहाँ का स्थानीय समय, यहाँ का स्थानीय समय क्या होगा, यहाँ का स्थानीय समय क्या होगा। अरे सर ऐसा भी प्रश्न होता है क्या, अरे होता है भाई प्रश्न। अब सर इसको तो बाद में समझेंगे, लेकिन मेरे भाई सर यहाँ पर 2 बड़े गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। एक तो क्या कह दिया, एक शब्द तो आपने यहाँ पे लिया है मानक समय, और एक आपने यहाँ पे शब्द कौन सा लिया है, स्थानीय समय। ये क्या होते हैं सर, जब हमें ये पता लगे ना, क्या जब हमें ये पता लगे कि मानक समय क्या होते हैं, जब सर स्थानीय समय क्या होता है, तब हमें पता लगेगा कि सर इसका अंतराल कैसे निकाला जाता है। यही तो बड़ा प्रश्न है। मानक समय और स्थानीय समय ही पूछा जाता है, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। जब एग्जाम में आता है तो मेरे भाई 100 में से कुछ एक बच्चे ही ऐसे होते हैं जो इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको पढ़ना बड़ा टिपिकल हो जाता है। ऐसा लगता है कि सर ये तो बड़ा बोरिंग है। अरे मेरे भाई एग्जाम में वो प्रश्न नहीं आते जो हम चाहते हैं। एग्जाम में तो प्रश्न वो आते हैं जो क्या एग्जामिनर चाहता है, और उसको पता है कि हमें छटनी कैसी करनी है। तो ये प्रश्न वो है जो छटनी करने वाला है। तो इस प्रश्न की तो भाषा बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये तो समझ लो कि भाई सर स्थानीय समय क्या होता है। एक तो स्थानीय समय क्या होता है और एक मानक समय क्या होता है। ये दोनों पता लग जाए तो सर पूरी कहानी घुमा देंगे क्या। अरे फिर तो पूरी कहानी घुमा देंगे। अरे कहानी सुनना, मानक समय की बात करें, एक तो मानक और एक स्थानीय। स्थानीय समझ का समय का माना पर्टिकुलर
किसी स्थान का समय, पर्टिकुलर किसी स्थान के समय की बात की जाती है, उसे क्या बोलेंगे? मानक समय। और स्थानीय समय और किसी मानक का मतलब पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का समय, किसी क्षेत्र का समय जो होता है उसे क्या कहते हैं? मानक। यदि मैं कहूं भाई पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, पर्टिकुलर एक स्थान है, उस स्थान का जो समय होगा वो तो होगा स्थानीय, और पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का जो समय होगा वो क्या होगा? मानक समय। सर इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझो, ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। इस भारत के पीछे एक बड़ी कहानी आती है, बड़े प्यार भरी कहानी है। क्या? एक बड़ी प्यार भरी कहानी आती है। प्यार भरी कहानी क्या थी भाई? तो यहाँ पर एक दिल्ली है, दिल्ली को क्या कहते हैं? दिलवालों की नगरी कहा जाता है। और इस दिल्ली के अंदर एक महारानी बैठी होती है। इस दिल्ली में क्या? एक महारानी होती है, और इस महारानी को दो राजाओं, इस महारानी के प्रति दो राजाओं का प्यार होता है। दो राजा थे या दो राजकुमार थे जो इस महारानी से प्यार करते हैं। यहाँ ऐसे कहें कि यहाँ पर मेरे भाई एक राजकुमारी होती है, सुंदर सी राजकुमारी है, और इस सुंदर सी राजकुमारी से दो राजाओं को प्यार हो जाता है। क्या? यदि हम बात करें, एक राजा वो भारत के इस पूर्वी किनारे पर बैठा है, और एक राजा जो इस भारत के पश्चिमी किनारे पर बैठा है, और इन दोनों राजाओं को किससे प्यार है? वो दोनों राजाओं को प्यार है इस दिल्ली में बैठी राजकुमारी से। अब राजकुमारी के सामने बड़ी विकट परिस्थितियां पैदा हो गई कि किसके प्यार को स्वीकार करे और किसके प्यार को अस्वीकार करे, क्योंकि दोनों बड़े नौजवान, खूबसूरत और ताकतवर और पैसे वाले हैं। तो अब उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और क्या कहा कि मैं भाई उस राजा से प्यार करूंगा। क्या? मैं उस राजा से प्यार करूंगी, उस राजा से शादी करूंगी जो मुझे सूर्य उदय होते ही सबसे पहले आकर के और मुझे अपने प्यार का इजहार करेगा। अब आपको ये तो पता है कि सूर्य की बात करें सबसे पहले कहाँ उदय होता है? पूर्व में। तो मेरे भाई पूर्व में सूर्य उदय हुआ। यहाँ का राजा भग के आया इस राजकुमारी के पास और आके कहा कि महारानी जी, मेरे राजकुमारी, मेरे प्यार को स्वीकार कीजिए और मुझसे शादी कीजिएगा। अब ये तो बड़ी खुश हो गई कि भाई एक ही आया, दूसरा नहीं आया, और मेरा तो अपने सामने जो समस्या थी दूर हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि सूर्य यहाँ पर था, ये धीरे धीरे आगे भी जाएगा, और आगे जाएगा तो यहाँ भी उदय होगा। तो फिर ये भग के जाता है, और ये भग के जाकर कहता है कि राजकुमारी जी लीजिए गए भाई, मेरे भी यहाँ पे सूर्य उदय हो गया है, और कीजिए मेरे प्यार को भी स्वीकार। अब महारानी के सामने समस्या आ गई, अरे ऐसा क्या भाई, ऐसा क्या हुआ? पहले यहाँ सूर्य उदय और यहाँ बाद में यहाँ। तो उसने कहा ये तो मामला गड़बड़। उसने कहा महारानी जी ऐसा ही है, पहले यहाँ हुआ था, बाद में यहाँ हुआ। तो उन्होंने पूछा किसी ईमानदार से, किसी भूगोलवेताओं से, और कहा कि हाँ, पहले सूर्य उदय पूर्व में होता है और धीरे धीरे आगे चलकर कहाँ पर आता है? पश्चिम में। अब सुनना, इसका मतलब जब सूर्य यहाँ पर उदय हुआ तो हम सामान्यतः जो मैं बातें समझाना चाहता हूं उसको समझना। जब सूर्य अपने यहां पर आज के दिन बात कर ले तो अपन कहते हैं कि भाई 6-7 बज गए होंगे, सुबह के कितने बज गए होंगे? 6-7। इस सूर्य के साथ जो हमने गणना की कि यहां पर 6-7 बज गए होंगे, तो यहां पर सूर्य आया और सुबह हो गई, ये यहाँ का स्थानीय समय था। उस समय सूर्य यहाँ था, उस समय यहाँ पर क्या थी? रात थी, वो यहाँ का स्थानीय समय था। धीरे धीरे सूर्य यहाँ पे चला तो देखो यहाँ पर तो दोपहर हो गई। भाई सूर्य आगे आएगा तो यहाँ पर तो दोपहर हो गई, और यहाँ पर क्या रहती है? सुबह होती है। यहाँ पर क्या होती है? सुबह। इसका मतलब है कि सूर्य के सापेक्ष, इस सूर्य के सापेक्ष कि सूर्य, अगली बात समझना, सूर्य के सापेक्ष गणना, ये लो भाई। तो सूर्य के सापेक्ष किसी स्थान पर जो समय की गणना की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय समय। क्या बोलते हैं उसे? स्थानीय समय कहा जाता है। पता लग गया? ये यहाँ का सूर्य आया तो स्थानीय समय, और यहाँ पर आया तो यहाँ का। अब इन दोनों की समस्या को सुलझाने के लिए ये कहा कि भारत के बीच से एक देशांतर गुजार दी। कौन सी? 82.5 डिग्री, और उसके आधार पर पूरे भारत का समय गणना किया गया। वो क्या हो गई? भारत की समय मानक रेखा। वो क्या हो गई? समय मानक रेखा। और किसी पर्टिकुलर एक देशांतर से जो समय की गणना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? मानक समय। आ गई बात समझ में? जैसे
पर्टिकुलर एक देशांतर से 82.5 डिग्री से पूरे भारत के समय की गणना की जाती है। वो है भारत का समय मानक रेखा। और किसी स्थान की जो समय गणना की जाती है वो क्या कहलाती है? स्थानीय समय। अगली देखना भाई, अगली बात समझाना चाहता हूं वो क्या। अगला ये भी सुनना, एक लाइन और, वो क्या? 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें। किसकी बात करें? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जब इस 82.5 डिग्री के ऊपर सूर्य एकदम लंबवत चमकेगा, सूर्य एकदम लंबवत चमकेगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोपहर के अंदर हमारे पास घड़ी भी नहीं है और मोबाइल भी नहीं है, और दोपहर में हम लोग सड़क पे जा रहे हैं और सूर्य हमारे सर के ऊपर चमक रहा है, तो मैं पूछूं आप लोगों से, भाई कितना समय हो गया होगा? तो सामान्यतः एक ही चीज दिमाग में आती है, सर लगभग 12 बज गए होंगे। आता कि नहीं आता? भाई अपने पास कोई घड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सुबह जब दोपहर के अंदर हम सड़क पे जा रहे होते हैं और सूर्य हमारे सर पे चमक रहा होता है और पूछें कि भाई कितना समय हो गया, तो आप लोग क्या बोलते हैं? सर 12 बज गया होगा। इसका मतलब है जब इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्य लंबवत चमकता है तो यहां पर स्थानीय समय जो होगा वो क्या मान लिया जाता है? 12 बजे। क्या मान लेते हैं? 12 बजे, क्योंकि उस स्थान का है। और याद रखना, जब यहां पर 12 बजे माने गए हैं तो इस पूर्वी देशांतर की एक और विशेषता आती है कि यहां का स्थानीय और मानक समय एक होता है। स्थानीय और मानक समय की बात करें वो एक होता है। ये लाइन भी याद रखनी पड़ेंगी, कुछ बातें ऐसी हैं। तो इस 82.5 डिग्री का स्थानीय समय और मानक एक होता है, और जब 82.5 डिग्री पर सूर्य लंबवत चमकेगा तो वहां पर हम मान लेते हैं कि 12 बज गए। सूर्य के सापेक्ष गणना की तो स्थानीय समय के अनुसार कितना हो गए? 12। तो याद रखना, और यह लाइन भी है कि यहां पर मानक समय और स्थानीय समय एक होता है, तो यहां पर मानक समय के अनुसार भी कितने बजते हैं? 12 ही बजते हैं। ये बातें यदि समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ने का मजा आएगा। एक बार फटाफट से बता देता हूं, उस प्रश्न का सॉल्यूशन कल करेंगे। क्यों? क्या सर? क्योंकि समय की गणना बड़ा टिपिकल पार्ट है। सुनना बात को, यदि हम किसी पर्टिकुलर देशांतर पर कहीं पर भी यदि सूर्य लंबवत चमकता है तो उस सूर्य का वहां पर स्थानीय समय होगा, उस सूर्य का वहां पर स्थानीय समय होगा। और उस पूरे भारत का जो 82.5 डिग्री से जो समय की गणना की जाती है वो पूरे भारत की क्या होगी? मानक समय। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये राजस्थान है, हमारे यहां पर 24 आवर्स 24 घंटे का हम लोग पढ़ते हैं। भारत के अंदर मानक समय के अनुसार कोई भी क्लास, कोई भी समय होगा, 2 बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे। सुनना, जब सुबह सूर्य उदय होता है, जब सुबह की बात करें, सूर्य धौलपुर में आता है तो यहां पर हो गई सुबह और सूर्य क्या हो गया? उदय। लेकिन क्या मेरे भाई उस समय यहां पर उदय होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था यहां से यहां पर उदय होने में कितना अंतराल है? लगभग 36 मिनट। तो इस पूर्वी किनारे पे 36 मिनट पहले सूर्य उदय हो जाता है और इस जैसलमेर में 36 मिनट के बाद सूर्य उदय होता है। लेकिन यदि मैं कहूं कि सुबह के 7:30 बज गए, अपनी घड़ी में सुबह के 7:30 बजे हैं, तो 7:30 बजे धौलपुर में सूर्य उदय भी हो गया, लेकिन यहां पर नहीं हुआ, यहां पे नहीं हुआ। यह बात समझ लेना, बस इतनी सी बात है। क्योंकि सुबह यदि हम कहें कि 6 बज गए, सामान्यतः हम लोग क्या बोलते हैं कि सुबह कितने बजे सूर्य उदय होता है? 6 बजे। बज गए भाई 6। इस 6 बजे हो सकता है सूर्य यहीं पर पहुंचा हो धौलपुर में, तो धौलपुर में सूर्य उदय होगा, यहां नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो उदय कितने मिनट के बाद होगा? 36 मिनट के बाद। तो घड़ी के अंदर जो समय चल रहा होता है वो तो होता है मानक, और सूर्य की स्थिति के अनुसार उदय की जो गणना की जाती है वो क्या होता है? स्थानीय। और इसके पूरी कैलकुलेशन की चर्चा अब हम करेंगे कल। तो मिलते हैं कल, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों।